गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो आज हम शुरू करते हैं भारत की भूगर्भिक संरचना। पिछले कक्षा में पढ़े थे हम लोग, तो आइए अब हम देखते हैं भारत की भूगर्भिक संरचना। अगर देखा जाए तो भारत को स्पष्ट रूप से भूगर्भिक संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन सा है? तक पहला है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा है उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला, तीसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। भूगर्भिक संरचना के आधार पर भारत को स्पष्ट रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 3। कौन कौन से हैं? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा क्या है? उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला। यह लोग हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, उत्तर में विशाल पर्वतमाला हिमालय, तो वही है। तीसरा क्या है? उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। ठीक, समझ में आया? तो भूगर्भिक संरचना के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है? 3। कौन कौन से हैं? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला, उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ते हैं। जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, ये गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। ठीक, ये 2 भूभाग थे, बड़े बड़े भूभाग थे। तो दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। और जो गोंडवाना लैंड है, ये भारत का ही नहीं वरन विश्व का पुराना, सबसे पुराना ये गोंडवाना लैंड है, सबसे पुराना। ठीक, प्री कैम्ब्रियन काल के बाद, किसके बाद? प्री कैम्ब्रियन काल के बाद कभी भी ये पूर्णतः समुद्र में नहीं गया है, इसकी खास बात। और क्या है? ये आर्कियन युग में आग्नेय चट्टानों से ही बना हुआ है। किसके चट्टानों से बना हुआ है? आग्नेय। आर्कियन युग में आग्नेय चट्टानों से मिलकर बना है। हम लोग चट्टानों के बारे में जानते हैं कि 3 प्रकार के चट्टान पढ़े थे। एक था आग्नेय शैल, एक था अवसादी चट्टान, और तीसरा क्या था? कायांतरित शैल। ये 3 तो यही है, आर्कियन युग में आग्नेय चट्टानों से ही इसका निर्माण हुआ है। तो आइए हम देखते हैं कि दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है, वो किन किन चट्टानों से किस किस क्रम में बना हुआ है, किन किन चट्टानों के क्रम से बना हुआ है। तो ये जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, वो 6 प्रकार के चट्टानों से मिलकर बना है। कितने? 6 प्रकार के। वो 6 हैं। सबसे जो पहला चट्टान आता है वो है आर्कियन। आर्कियन क्रम की चट्टानें। किस क्रम की चट्टानें? आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की जो चट्टान है, वो सबसे प्राचीनतम चट्टान है। क्या है वो? सबसे प्राचीनतम
चट्टान है और ये अत्यधिक प्राचीन है और अत्यधिक प्राथमिक चट्टान जिसको बोलते हैं, ये प्राथमिक चट्टान भी है और सबसे प्राचीन है। और ये अब क्या हुआ है, ये इतने अत्यधिक रूपांतरित होकर नीस और शिष्ट में रूपांतरित हो गई है। किसमें रूपांतरित हो गई है? नीस और शिष्ट में। इसके पहला क्या है? आर्कियन क्रम की चट्टानें। अगर पूछा जाए कि दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार में को बनाने में सबसे पहले कौन सा चट्टान आया, तो क्या है? आर्कियन क्रम की चट्टान। ये है आर्कियन क्रम की चट्टान, सबसे प्राथमिक और प्राचीन है। ठीक, और इनका अत्यधिक इतना मतलब रूपांतरित हो गई हैं ये शैलें, आर्कियन क्रम की शैलें रूपांतरित किसमें हो गई हैं? नीस और शिष्ट में। ठीक, ये भी एक प्रकार के चट्टान होते हैं मगर ये रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक, क्या हो जाते हैं? रूपांतरित। और सबसे अगर देखा जाए सबसे पुराना कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है? ये बुंदेलखंड। बुंदेलखंड, नीस व बेल्लारी नीस। बेल्लारी नीस ये सबसे पुराने आर्कियन चट्टान हैं, सबसे पुराने। ठीक, इसी में आ जाता है बंगाल नीस भी आ जाता है। ये भी किसके हैं? ये भी आर्कियन क्रम के हैं। ठीक, तो अगर पूछा जाए भारत का प्रायद्वीपीय पठार को अगर बना है तो सबसे पहले किस चट्टान से बना? वो आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे पहले रही। ये प्राथमिक चट्टान है। ठीक, और सबसे पुरानी चट्टान। दूसरे पर कौन है? धारवाड़। दूसरे पर क्या है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अब इनका निर्माण कैसे हुआ? आर्कियन क्रम की जो चट्टानें थी इनका इन्हीं से हुआ है। आर्कियन क्रम के चट्टानों से ही धारवाड़ क्रम का निर्माण हुआ है। ठीक, इनके अपर्दन और निक्षेपण से आर्कियन क्रम की चट्टानों का अपर्दन हुआ, निक्षेपण हुआ होगा, तब जाके क्या बना? धारवाड़ चट्टानें बनी। ठीक, ये धारवाड़ बनी। ये परतदार चट्टानें। ठीक, जाहिर सी बात है जब कोई चट्टान का अपर्दन हुआ होगा तो धीरे धीरे गिरता 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 हुआ ऊपर उठता हुआ तो परतदार बनेगा ही। ठीक, ठीक, यही है धारवाड़ क्रम की चट्टान जो है परतदार है मगर ये भी अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है। किसमें? नीस व शिष्ट में। किसमें रूपांतरित हो चुकी है? नीस व शिष्ट में। और खनिज की दृष्टि से देखा जाए, खनिज की दृष्टि से धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वो अत्यधिक संपन्न हैं और विपुल भंडार भी है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक, सबसे अधिक इन चट्टानों में लौह अयस्क पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, सोना पाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, पूछ लेता है जो कि विशेष पूछ लेता है कि इनमें से किन चट्टानों में खनिज सबसे अधिक पाया जाता है, किस प्रकार के चट्टानों में, तो हमारा आंसर क्या होगा? धारवाड़ क्रम की चट्टान। ठीक, धारवाड़। और ये पाया कहाँ जाता है? कर्नाटक का धारवाड़, बेल्लारी जिला, बेल्लारी जिला, बालाघाट घाट, रीवा, छोटा नागपुर का पठार,
ये इन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इसका मतलब ये जिन क्षेत्रों में पाया जाएगा वहां पर खनिज संसाधन संपन्न होंगे, खनिज ज्यादा मिलेगा। जैसे हम लोग जानते हैं जो छोटा नागपुर का जो पठार है उसको रूर प्रदेश बोलते हैं। रूर प्रदेश क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा खनिज मिलते हैं। ठीक, धारवाड़ क्रम की। ठीक, इसके बाद आता है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। ठीक, क्या आता है? कुडप्पा क्रम की चट्टानें। अब कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ होगा? तो जाहिर सी बात है धारवाड़ जो क्रम की जो चट्टानें हैं इनका अपरदन हुआ होगा। अब क्षैण के बाद कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। ठीक, ये भी अपेक्षाकृत परतदार है मगर ये इसके अपेक्षा कम रूपांतरित है। ठीक, परतदार है, इसके अपेक्षा कम रूपांतरित है, फिर भी इनमें कोई जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ना इसमें जीवाश्म पाया जाता है ना कुडप्पा क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं इनके अपरदन और अपक्षय के बाद कुडप्पा क्रम की चट्टानें बनी होगी। और धारवाड़ क्रम की चट्टानें कैसे बनी? आर्कियन क्रम के चट्टानों में अपरदन और अपक्षय के कारण धारवाड़ क्रम का, इसका मतलब जितनी भी बनेगी परतदार होंगी मगर इतना अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है कि नीच और शिष्ट में कि इसमें कोई भी फॉसिल्स नहीं मिलता है। ठीक, इसमें कोई भी जीवाश्म नहीं मिलता है। ठीक, यह है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। इसका ये कहाँ पाया जाता है भाई? कृष्णा घाटी हो गया, कृष्णा घाटी, नल्ला मलाई की पहाड़ी, चलिए 3 हो गए, 4 हो गए, 3 हो गए। ठीक, आर्कियन क्रम, धारवाड़ क्रम, कुडप्पा क्रम की चट्टानें। ठीक, आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे प्राचीन चट्टानें, ठीक, प्राथमिक चट्टानें, इनका सबसे अत्यधिक रूपांतरित हुआ नीच व शिष्ट में। और कहाँ? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ये आर्कियन क्रम की चट्टानों से जब इनका अपरदन हुआ होगा, अपक्षय हुआ होगा तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी जो कि परतदार थी मगर फिर भी इसमें कोई अवसाद है, कोई भी फॉसिल्स जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ये अत्यधिक रूपांतरित थे। और इनका जो क्षेत्र है कर्नाटक का धारवाड़, बेल्लारी जिला, बालाघाट, रीवा, छोटा नागपुर का पठार। और ये खनिज के मामले में सबसे संपन्न है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। सबसे अधिक खनिज कहाँ पाया जाता है? वो किस चट्टानों में? वो धारवाड़ में पाया जाता है। फिर धारवाड़ क्रम का जो चट्टानें हैं इनका अपरदन हुआ, अपक्षय हुआ होगा तो उसके बाद कुडप्पा क्रम की चट्टानें बनी। ठीक, और कुडप्पा क्रम की चट्टानें भी परतदार हैं मगर इनका अत्यधिक रूपांतरित नहीं हुआ, इनकी अपेक्षा कम हुआ, फिर भी इसमें कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता है। और इनके क्षेत्र कहाँ है? कृष्णा घाटी, नल्ला मलाई की पहाड़ियां। ठीक, 3 देख चुके हम लोग। चौथा मिटा देना। जो चौथा है वो विंध्य क्रम की चट्टानें हैं। विंध्य क्रम की चट्टानें, विंध्य क्रम की चट्टानें। जाहिर सी बात है पहले आर्कियन आया, फिर धारवाड़ आया, फिर कुडप्पा आया, कुडप्पा के बाद विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। ठीक, किस
इसके बाद हुआ कुडब्बा। बस क्रम याद रखिएगा, कौन कौन सा चट्टानें पहले आए, फिर उसके बाद ये क्रम ही पूछ लेता है एग्जामों में, क्रम ही पूछ लेता है। तो कुडब्बा क्रम की चट्टानों के बाद किस चट्टान का निर्माण हुआ? विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। ये भी उतना अत्यधिक रूपांतरित नहीं है, इनमें भी कोई फॉसिल्स नहीं, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और इनका जो क्षेत्र है राजस्थान से लेकर बिहार के सासाराम तक, ठीक, इसका क्षेत्र क्या है? राजस्थान से बिहार के सासाराम तक इसका क्षेत्र है, ठीक। विंध्य क्रम की चट्टानें की बात कर रहे हैं और इसमें क्या है? लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है, ठीक। क्या पाया जाता है? लाल बलुआ पत्थर। लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है, ठीक। इतना याद रखिएगा विंध्य क्रम के, ये कुडब्बा क्रम के चट्टान के बाद विंध्य क्रम चट्टान बना, ठीक। ये भी परतदार है, किंतु इसमें भी फॉसिल्स, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और इसके जो क्षेत्र है राजस्थान से बिहार के सासाराम तक, और इसमें क्या पाया जाता है? लाल बलुआ पत्थर, ठीक। अब आता है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना चट्टान, गोंडवाना चट्टानें, ठीक। ये है पांचवा गोंडवाना चट्टान। ये भी आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से धारवाड़ जो चट्टानें थी आर्थिक रूप से देखा गया कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक गोंडवाना चट्टान भी है जो है वो भी आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है? ये इसका जो निर्माण हुआ ऊपरी कार्बोनिफेरस से लेकर जुरासिक युग तक इसका निर्माण हुआ गोंडवाना चट्टानों का, ठीक। कहाँ कैसे हुआ, कब हुआ इसका? ऊपरी कार्बोनिफेरस से जुरासिक युग तक गोंडवाना चट्टानों का निर्माण हुआ। अब हमने पूछा, भाई बोला कि आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि भारत का 90% कोयला इसी चट्टानों में प्राप्त होते हैं। भारत का 90% जो कोयला है वो कहाँ से प्राप्त होता है? गोंडवाना चट्टान से ही प्राप्त होता है। और इसके जो क्षेत्र हैं दामोदर, महानदी, गोदावरी, देखा जाएगा तो सबसे अधिक कोयला वाले क्षेत्र यही है, दामोदर का घाटी, महानदी की घाटी, गोदावरी की घाटी। यहाँ पर सबसे अत्यधिक मात्रा में कोयला प्राप्त होते हैं। अगर पूछा जाए कि भारत का 90% कोयला किस चट्टान से प्राप्त होता है तो वो है गोंडवाना चट्टान से, ठीक। गोंडवाना क्रम की चट्टान से, ठीक। और एक खास बात है कि इस चट्टानों में जीवाश्म भी पाए जाते हैं। इस चट्टानों में जीवाश्म पाए गए, जैसे मछलियाँ, रेंगने वाले जीव इनमें पाए गए गोंडवाना चट्टान में, ठीक। अब आती है छठवें पे दक्कन ट्रैप, ठीक। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? दामोदर घाटी, महानदी, गोदावरी। क्षेत्र याद रखिएगा। और सबसे अधिक कोयला किस चट्टान में मिलता है? तो गोंडवाना चट्टान में मिलता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा है दक्कन ट्रैप, ठीक। आप लोग दक्कन ट्रैप के बारे में पढ़े होंगे, जानते होंगे। किस क्रम की चट्टानें आ गई? दक्कन ट्रैप, छठवें।
दक्कन ट्रैक। ठीक, अभी तक हम लोग 5 पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा रिवीजन कर ले। पहला क्या था? आर्कियन क्रम की चट्टानें। दूसरा क्या था? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तीसरा क्या था? कुडप्पा क्रम की चट्टानें। चौथा क्या था? विंध्य क्रम की चट्टानें। पांचवा क्या था? गोंडवाना क्रम की चट्टानें। छठवां क्या है? दक्कन ट्रैक। ठीक, इसका जो निर्माण हुआ था मेसोजोइक कल्प में हुआ था। ठीक, ये युग है, मेसोजोइक कल्प में हुआ था। इस समय क्या हुआ था? जो विदर्भ क्षेत्र था, विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था। ठीक, ये दक्कन ट्रैक कैसे बना? ज्वालामुखी के उद्गार से लावा निकला और इतने क्षेत्र में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैल गया है दक्कन ट्रैक। लावा मतलब इसका मेन जो निर्माण हुआ इस चट्टान का, वो ज्वालामुखी के उद्गार से ही हुआ है, जिसमें लावा 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैल गया, इससे आच्छादित है। इसका कम से कम अगर देखा जाए तो 600 से 1500 मीटर या तो कहीं 3000 मीटर की मोटाई तक इनका लावा आच्छादित है। ये चट्टानें बनी हैं ज्वालामुखी के उद्गार से, लावा के कारण ये इनका निर्माण हुआ है दक्कन ट्रैक का। ठीक, समझ में आया? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार किस चट्टानों से इनका क्रम क्या रहा? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण में चट्टानों का किस तरह से क्रम रहा, इसको हमको सीक्वेंस में याद करना है। समझ में आ रहा है ना? विदर्भ का क्षेत्र जैसे महाराष्ट्र के बगल का है क्षेत्र, उधर वाला गुजरात, महाराष्ट्र, उधर थोड़ा सा एमपी पड़ जाएगा, वहाँ पर दक्कन का ट्रैक है। ठीक, वहाँ का जो भूमि का निर्माण हुआ वो किससे हुआ है? ज्वालामुखी के लावा से, उद्गार से। ज्वालामुखी के उद्गार से बना है, लावा से बना है। और कितना क्षेत्रों में है? लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों पे आच्छादित है। समझ में आया? ये है दक्कन का ट्रैक। तो इस तरह से हमने देख लिया कि 6 प्रकार की चट्टानें हैं प्रायद्वीपीय पठार के निर्माण में। ठीक, अब देखते हैं, याद हो गया? याद करवा दिया जाए। चलिए एक बार रिवीजन मार लेते हैं कि दक्षिण पठार, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार के निर्माण में कौन कौन से चट्टानें निम्न क्रम में आई हैं। तो सबसे पहला क्या था? आर्कियन क्रम की चट्टानें। दूसरा क्या था? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तीसरा क्या था? कुडप्पा क्रम की चट्टानें। चौथा क्या था? विंध्य क्रम की चट्टानें। और पांचवा क्या था? गोंडवाना क्रम की चट्टानें। और छठवां क्या है? दक्कन का ट्रैक, दक्कन ट्रैक। ठीक, छठा हो गया। अब देखते हैं कि महत्व क्या है, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार का महत्व क्या है। ठीक, अब तो भाई हम देख लिए इन्हीं चट्टानों से बना है। तो धारवाड़ था, गोंडवाना था, ये आर्थिक रूप से कितने मूल्यवान थे, आर्थिक दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण थे हमारे लिए या पूरे देश के लिए। उन्हीं पर बहुत से उद्योग धंधे आधारित होंगे। ये महत्व के बारे में हम बता रहे हैं, प्रायद्वीपीय पठार का महत्व। प्रायद्वीपीय पठार का महत्व। जो प्रायद्वीपीय पठार का महत्व के बारे में जाने कि मतलब क्या है। जो दक्कन ट्रैक है, दक्कन ट्रैक में अगर देखा जाए तो इन क्षेत्रों में जलप्रपात बहुत अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि लंबवत संचलन के कारण इनका निर्माण हुआ। लंबवत है, ऐसे आया फिर ऐसे आया, तो जितने भी नदियाँ आती हैं तो बड़े बड़े गिरती हैं बड़े ढालों से। तो इन क्षेत्रों में प्रायद्वीपीय पठारों में अत्यधिक मात्रा में जलप्रपात मिलते हैं। अगर जलप्रपात अत्यधिक
प्राप्त मिलते हैं तो वहाँ पर बिजली उत्पादन की संभावना बढ़ जाती है। क्या होती है? बिजली उत्पादन की संभावना बढ़ जाती है। एक महत्व हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जलप्रपात अधिक पाए जाते हैं और अत्यधिक जलप्रपात पाने के कारण यहाँ पर बिजली उत्पादन संभव है। ठीक, प्रायद्वीपीय पठार में क्या होता है कि प्राकृतिक रूप से बड़े बड़े बहुत बड़े खड्ड मिलते हैं। ठीक, जो एक तरह से तालाब होते हैं। ठीक, बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है उन तालाबों में, गड्ढों में, जिसके कारण वहाँ सिंचाई के लिए उपलब्ध जल प्राप्त मिल जाता है। मतलब कि तालाब बड़े बड़े मिल जाते हैं जिसके कारण खेती आसानी से की जा सकती है उन क्षेत्रों में। ठीक, ये हो गया दूसरा कारण। मछली, जब तालाब है तो मत्स्य का पालन भी कर सकते हैं, इससे रोजगार के अवसर मिलेंगे, आय बढ़ेगी। ठीक, ये है प्रायद्वीपीय पठार का महत्व। ठीक, दक्कन का ट्रेंड में देखते हैं कि जो लावा है, ठीक, ये टूटे फूटे हैं, इनका मिट्टी का निर्माण हुआ है। लावा के अपरदन अपक्षयन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है और काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। केवल काली मिट्टी में ही कपास की खेती होती है। तो इसका मतलब कि प्रायद्वीपीय पठार में कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। क्यों उपयुक्त है? क्योंकि वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक, जैसे कुछ क्षेत्रों में देखा जाए तो पश्चिमी घाट में बारिश भी ज़्यादा होती है। तो पश्चिमी घाट में बारिश ज़्यादा होने के कारण समतल उच्च भागों पे तो वहाँ पर लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। और जब लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है तो वहाँ पर चाय और कॉफ़ी की खेती आसानी से की जा सकती है। देखिए, चाय और कॉफ़ी की खेती कहाँ होती है? हमेशा पहाड़ी वाले क्षेत्रों में ही होती है, क्योंकि वहाँ पर वर्षा पर्याप्त मात्रा में होता है। पर्याप्त मात्रा में होने के कारण वहाँ लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है, जिसके कारण इसके लिए उपयुक्त है। चाय और कॉफ़ी की खेती के लिए उपयुक्त है। ठीक, ये है प्रायद्वीपीय पठार का महत्व। देखा जाए तो जो पश्चिमी घाट का आंतरिक भाग है वहाँ बारिश भी नहीं होती है, और जहाँ बारिश कम होती है तो वहाँ घास की भूमियाँ बहुत होती हैं। ठीक, तो घास की भूमियाँ अधिक होने के कारण वहाँ चारागाह का सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। वहाँ चराई का काम होता है, जिससे पशु पाले जाते हैं दूध के लिए, ऊन के लिए। तो उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पशु चालक होते हैं, चरवाहा होते हैं। और दूसरी बात हम पढ़े थे कि खनिज संपदा, जैसे छोटा नागपुर के पठार को रूर प्रदेश कहा गया है। तो हमने कहा था रूर प्रदेश क्यों बोला गया? क्योंकि वहाँ खनिज के विपुल भंडार है, बड़ी अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होता है, मिलता है। जैसे धारवाड़ क्रम की चट्टानें थी तो वहाँ भी क्या मिलता था? सोना मिलता था, लोहा मिलता था, तांबा मिलता था, यूरेनियम मिलता था। मतलब बहुत से प्रकार के खनिज मिलते थे। और जब इतने खनिज मिल रहे हैं एक ही क्षेत्रों में, तो वहाँ पर सबसे अच्छा यही रहेगा कि वहाँ पे विभिन्न खनिजों की उपस्थिति में वहाँ के विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे भी लग जाएंगे, उसके क्षेत्र में ही लगेंगे, ताकि कम से कम मूल्य मतलब खर्च बचे। ठीक, तो ये है प्रायद्वीपीय पठार का महत्व। तो हमने देखा कि इधर जलप्रपात ज़्यादा मिल रहे थे, जिससे बिजली उत्पादन संभव था। तालाब था जिससे सिंचाई के साधन प्राप्त हो जाते थे, मछली पालन हो जाता था। लावा टूट फूट के काली मिट्टी बनती है, वो कपास की खेती के लिए था। खनिज संपदा ज़्यादा मिलते हैं, जिसके कारण वहाँ पे उद्योग धंधे विकसित होंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि ये दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हमने कुछ जाना समझा। ठीक,
भारत की भूगर्भिक संरचना। ठीक, इसके आधार पर 3 भागों में हमने बांटा। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल पर्वतमाला, उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। तो अभी हमने देखा है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार और जो चट्टानें से निर्मित हुई उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर प्रायद्वीपीय पठार का महत्व कुछ बताया। आशा करते हैं कि आप लोग को कुछ न कुछ आया ही होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा। ठीक, ओके।